हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जो है अम्ल क्षार एवं लवण, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वियोजन का सिद्धांत, या इसे हम आयनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत वियोजन का सिद्धांत, या इसे हम आयनिक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। तो सब कुछ लिख दिया हमने, डिटेल में समझेंगे और उसके बाद आप लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला तो यही आता है कि यह सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखेंगे कि विद्युत वियोजन का सिद्धांत आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि किस सन में भैया दिया था आर्हेनियस ने। तो भैया याद रखेंगे कि 1887 ईस्वी में आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने आयनिक सिद्धांत या विद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया था। तो अब इन्होंने इस सिद्धांत में हमें क्या क्या बातें बताई, उसको जानना हमें इंपॉर्टेंट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप क्या लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने निम्नलिखित बातें बताई। सबसे पहले इनका जो कथन है वो ये है कि जब कोई विद्युत अपघट्य का मतलब जैसे NaCl है, NaCl हो गया, HCl हो गया, मतलब विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर सरल अणुओं में या आयनों में टूट जाते हैं, उसे ही तो हम विद्युत अपघट्य कहते हैं ना। ये सब पढ़ा दिया हमने। तो जब कोई विद्युत अपघट्य जल में घुलकर दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाते हैं तो उसे हम आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। इन्होंने सबसे पहली बात यही कहा कि जब विद्युत अपघट्य जल में घुलकर दो प्रकार के सरल क्या होता है अणुओं में टूट जाते हैं या सरल कणों में टूट जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl को जैसे ही हम जल में घोलेंगे, ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे जल में घोलेंगे तो ये जो NaCl है ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इन्होंने यही ना कहा था कि जब कोई विद्युत अपघट्य जल में घुलकर दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाता है। तो देख रहे हैं ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य जल में घुलकर दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाता है। देख रहे हैं एक ये आवेशित कण है जिस पर धनात्मक आवेश है और एक आवेशित कण है जिस पर ऋणात्मक आवेश है। तो दो आवेशित कणों में टूट जाते हैं तो उसे ही हम आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है इनका दूसरा कथन। तो इन्होंने कहा कि इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जो ये आवेशित कण है इसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, ठीक है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक होता है ऋणायन। तो आशा करते हैं कि इन्होंने जो इनका कथन है, जो इन्होंने इस सिद्धांत में हमें बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। तीसरा इन्होंने ये बात बताया कि जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। समझ में आया, मतलब जो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, मतलब जब विद्युत अपघट्य जैसे NaCl है, HCl है, इसको जब हम जल में घोलेंगे ना तो वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन क्यों होगा, क्योंकि धनायनों पर जो कुल आवेश होता है वो ऋणायनों पर कुल आवेश के बराबर होता है। क्या होता है, धनायन पर कुल जो आवेश होता है वो ऋणायन पर कुल आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बात को आपको याद रखेंगे, धनायनों पर जो कुल आवेश होता है वो ऋणायनों के कुल आवेश के बराबर होगा। मतलब इस पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इस पर होगा। इस पर मान लेते हैं एक यहाँ पे आवेश है धनात्मक तो इधर भी एक ही ऋणात्मक है, इसीलिए क्या होता है, इसलिए ये उदासीन होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि धनायनों का कुल जो आवेश होता है, धनायनों पर कुल जो आवेश होता है वो ऋणायनों के कुल आवेश के बराबर होता है। अगला आता है कि आयनन की क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है।
इसका मतलब आपने समझा, आयनन की क्रिया, ये कौन सी क्रिया हो रही है, तो आयनन की ही तो क्रिया हो रही है ना, क्योंकि आयनन इसे ही कहते हैं या विद्युत वियोजन। तो जो आयनन की क्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि यदि एक कोई पदार्थ है तो उससे हम दूसरे कोई पदार्थ बना सकते हैं, और फिर से हम चाहें तो दूसरे पदार्थ से हम पहले वाले पदार्थ को बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे अगर मान लेते हैं दूध है, तो दूध से हम दही बना सकते हैं, और फिर से हम चाहें तो दही से दूध बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी। परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे कि ऐसी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हमने चीनी है और उसको हमने पानी में घोल दिया, और पानी में घोलने के बाद फिर से हम चाहें तो चीनी को वाष्प के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा हम जल को अलग कर सकते हैं, चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल में कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि इस पदार्थ से ये दो पदार्थ बने हैं, और फिर से हम चाहें तो इस दोनों पदार्थ को मिलाकर हम ये पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, यही होता है उत्क्रमणीय का मतलब। इसलिए हमने दोनों चिन्ह दर्शाए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि आयनन की जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, अगला आता है कि किसी वैद्युत अपघट्य का गुण उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। ये तो बात वास्तव में सही है भैया, मतलब ये जो वैद्युत अपघट्य है इसका जो गुण होगा कि ये कैसा है, किस प्रकार होगा, ये किस पर निर्भर करेंगे कि उस पर कौन सा आयन है, मतलब वो धनायन है या ऋणायन है, उसके आयनों पर निर्भर करेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला इन्होंने जो F बात बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है, मतलब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है वो उसके आयनों के संख्या या आयनों पर, आवेशों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बताया, चालकता मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है वो किस पर निर्भर करेगी, तो उस पर जो आवेश उत्पन्न, जो क्या है, उस पर जो आवेश है उस पर निर्भर करता है, या आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा कि इस पर कितने आयन है, मतलब 2 आयन है, इस पर 3 आयन है, कितने आयन है उस पर भी निर्भर करेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है कि उसमें वैद्युत धारा कितनी मात्रा में प्रवाहित होगी या नहीं होगी, वो उसके आवेशों पर निर्भर करता है और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो वैद्युत वियोजन का सिद्धांत है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।